प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम है गत्यात्मक विश्लेषण या प्रायोगिक विश्लेषण। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें मैं आपको बता दूं, गत्यात्मक विश्लेषण या प्रायोगिक विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि गत्यात्मक का अर्थ या अभिप्राय क्या है। गत्यात्मक का शाब्दिक अर्थ चलायमान या परिवर्तन से। जहां तक गत्यात्मक अर्थशास्त्र का संबंध है, यह आर्थिक विश्लेषण की वह विधा या शाखा है जो परिवर्तन और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी समय बिंदु पर, जैसा हम स्थैतिक विश्लेषण में पढ़ते हैं, किसी समय बिंदु पर मांग और पूर्ति की दो शक्तियों के मध्य एक संतुलन या साम्य निर्मित होता है। अब यदि इन दोनों चरों में से जो भी व्यक्तिगत चर हैं, चाहे वो मांग है या पूर्ति है, इनमें से किसी एक चर में परिवर्तन होता है। अब उस चर में परिवर्तन के कारण जो साम्य की स्थिति है, वो साम्य की स्थिति भंग होकर एक नए साम्य का निर्माण हो। तो उस प्रारंभिक साम्य से उस नवीन साम्य तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, या यूं कहें उस परिवर्तन या उस परिवर्तन के पीछे जो कारण है, उस कारण का जो अध्ययन, विश्लेषण या मनन किया जाता है, उसी को हम गत्यात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन है। गत्यात्मक विश्लेषण में आर्थिक तत्वों के परिवर्तन के मार्ग अथवा प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, जिनका संबंध समय के विभिन्न बिंदुओं से होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्रारंभिक साम्य का स्तर या संतुलन का स्तर ई बिंदु और नवीन साम्य संतुलन का स्तर E1। उसके बाद में जैसे मान लीजिए पुनः परिवर्तन होता है तो साम्य स्तर E2। तो ये E से E1 और E2 तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया या इस मार्ग का अध्ययन, इसके पीछे जो कारण निहित रहे, उन कारणों का जो अध्ययन है, ये पूरा जो विश्लेषण है, ये विश्लेषण ही गत्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। जैसे प्रोफेसर शुम्पीटर कहते हैं कि गत्यात्मक अर्थशास्त्र उन आर्थिक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है जिनका समय की विभिन्न अवधियों से संबंध होता है। समय की विभिन्न अवधियों से मतलब एक समय बिंदु पर एक साम्य का स्थापना और दूसरे समय बिंदु पर दूसरे साम्य की स्थापना। तो ये जो दो अलग अलग साम्य स्थितियां हैं, प्रारंभिक साम्य स्थिति और बाद के साम्य की स्थिति, इन विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जो संबंध है, ये जो मार्ग है, यह जो प्रक्रिया है, यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन प्रक्रिया या मार्ग का जो अध्ययन है, वो अध्ययन ही जो है साहब, वो गत्यात्मक अर्थशास्त्र है। जैसा प्रोफेसर हेराल्ड भी कहते हैं कि गत्यात्मक का संबंध विशेषतः निरंतर होने वाले परिवर्तनों, उनके प्रभावों तथा तय किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बताएं कि माना टी समय में किसी वस्तु की मांग मात्रा dt है, जो पिछले समय की यानी T1 कीमत के PT1 स्तर पर निर्भर करती है। तो गत्यात्मक विश्लेषण का जो फलनिक संबंध हम निर्मित करेंगे या उसका निर्माण करेंगे, वो होगा dt इज अ फंक्शन ऑफ PT-1, यानी वर्तमान समय की जो मांग मात्रा है वो पूर्व समय की कीमत स्तर पर निर्भर करती है। यानी दो अलग अलग समय स्थितियों के मध्य संबंध की जो बात है, जो चर्चा है, वही गत्यात्मक विश्लेषण है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात आती है साहब, गत्यात्मक विश्लेषण की विशेषताएं क्या होती है। ये जो प्रायोगिक विश्लेषण या गत्यात्मक विश्लेषण है, उसकी क्या विशेषताएं होती है। पहला, प्रायोगिक विश्लेषण या गत्यात्मक विश्लेषण असंतुलनों के अध्ययन की एक प्रक्रिया है। यानी एक साम्य से दूसरे साम्य, यानी उस साम्य में जो परिवर्तन, बदलाव
या असंतुलन उत्पन्न हुआ, उस असंतुलन के कारण, उसके कारक, उसके प्रक्रिया, उसके मार्ग, उसके अंतिम परिणाम को जानने का जो प्रयास या अध्ययन है साहब, वही गत्यात्मक या प्रायोगिक अर्थशास्त्र है। जैसा हम देख रहे हैं विशेषता, परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन, यानी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है या जो पूरा मार्ग है, उसका अध्ययन करना भी गत्यात्मक अर्थशास्त्र की एक विशेषता है। तिथिकरण, तिथिकरण का मतलब है समय अवधि का निर्धारण। प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य, यानी दो अलग अलग समय स्थितियों में जो परिवर्तन हुआ या परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई गई, उसके पीछे क्या कारक रहे, उनका एक तिथिकरण इसमें संभव होता है। आंशिक संतुलन का विश्लेषण करता है, ये पूर्ण साम्य की बात नहीं करता, ये आंशिक संतुलन या साम्य की बात करता है। जब हम व्यष्टि गत्यात्मक विश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो व्यष्टि चरों के कारण होने वाले आंशिक साम्य या संतुलन की चर्चा। आंशिक साम्य संतुलन इसलिए क्योंकि इसमें संभव है कि चरों में होने वाले परिवर्तन या प्रेरणा के कारण पुनः परिवर्तन की संभावनाएं बन जाए, इसलिए इसे आंशिक साम्य संतुलन भी कहा जाता है। समय अंतराल, जैसा हमने फलन में देखा, dt इज अ फंक्शन ऑफ pt माइनस 1, यानी वर्तमान समय की जो मांग मात्रा है वो पूर्ववर्ती कीमतों के स्तर पर निर्भर करती है, यानी मांग और पूर्ति के मध्य कहीं ना कहीं एक समय अंतराल या यूं कहें कि एक लैग पाया जाता है। और अंतिम विशेषता, आर्थिक चरों के पारस्परिक संबंध का परिवर्तनशील या गत्यात्मक अध्ययन ही गत्यात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात आती है साहब व्यष्टि गत्यात्मक विश्लेषण क्या चीज। अभी तक तो हमने जाना कि गत्यात्मक विश्लेषण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या। अब बात आती है कि माइक्रो डायनामिक एनालिसिस, यानी व्यष्टि गत्यात्मक विश्लेषण क्या है। व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा या विधा जिसमें प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य तक जाने की अपनाई गई प्रक्रिया उस और उसके मार्ग का जो अध्ययन है साहब, यही व्यष्टिगत्यात्मक विश्लेषण है। यह उन सभी शक्तियों का विश्लेषण है जो पुराने संतुलन को भंग करके उसे नए संतुलन या साम्य तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया में क्रियाशील रहते हैं या अपना योगदान देते हैं। ये व्यष्टिगत्यात्मक विश्लेषण कहलाता है। सामान्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दो अलग अलग व्यष्टि चरों के मध्य उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक और नवीन साम्य के जो पूरी प्रक्रिया है, तो उस पूरी प्रक्रिया, मार्ग, उसके पीछे जो कारण है, जो कारक हैं या उसका जो परिणाम है, उसके जो अध्ययन हम करते हैं साहब, वो अध्ययन ही व्यष्टिगत्यात्मक विश्लेषण है। यदि हम व्यष्टिगत चरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या वो चर जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है वो व्यष्टि आर्थिक चर है। अब बात जहां तक व्यष्टिगत्यात्मक विश्लेषण को जानने, समझने या इसको विश्लेषित करने की है, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण या इसको समझने का सबसे जो बढ़िया और बेहतरीन तरीका है वो है साहब मकड़ जाल मॉडल या कॉबवेब मॉडल। जिस तरह से हम एक मकड़ी का जाल देखते हैं, आप जब रेखा चित्र देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में जिस तरीके से एक मकड़ी का जाल होता है वैसे ही ये मकड़ी का जाल है। इसे दो तरह की स्थितियों में हम अध्ययन कर सकते हैं, एक तो स्थिर मकड़ जाल और दूसरा है अस्थिर मकड़ जाल। सबसे पहले साहब हम बात करते हैं स्थिर मकड़ जाल की। जैसा आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, आपके सामने जो रेखा चित्र है वो स्थिर मकड़ जाल की स्थिति को अभिव्यक्त कर रहा है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लें, जान लें, इसके बाद में इसका विश्लेषण हम आगे करते हैं। इसमें दो क्षेत्र हैं, एक तो OX अक्ष और एक है OY अक्ष। OX अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा और पूर्ति को लिया गया है और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को लिया गया है। DD और SS क्रमशः मांग और पूर्ति वक्र हैं जो आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं। आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं कि ये हमें क्या चीज बतलाने जा रहा है।
स्थिर मकड़ जाल को केंद्राभिमुख तंतु जाल भी कहा जा सकता है। केंद्राभिमुख का मतलब है कि यदि किसी तरीके का असाम्य या संतुलन उत्पन्न हो जाता है पूरी प्रक्रिया के तहत, तो साहब व्यष्टि जो चर मांग और पूर्ति की जो दो शक्तियां हैं वो पुनः साम्य या संतुलन की स्थापना कर देती है। जैसा आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें एक बार असंतुलन हो जाने पर पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। अब इस पुनः संतुलन की स्थापना में जो दो चर कार्य करते हैं वो दोनों चर हैं मांग और पूर्ति। स्थिर मकड़ जाल की स्थिति में जो मांग वक्र है उसकी तुलना में पूर्ति वक्र का ढाल तीव्र होता है, जो पुनः संतुलन को बनाए जाने के लिए एक कारक का कार्य करता है, पुनः संतुलन की स्थापना में सहयोग करता है। जैसा हम रेखा चित्र में भी देख रहे हैं और यहाँ भी हम विश्लेषण कर रहे हैं। जैसा अभी रेखा चित्र हमने देखा था, पुनः एक बार आपको वो रेखा चित्र दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए, ये रेखा चित्र, इसमें डी और एस क्रमशः मांग और पूर्ति वक्र हैं जो एक दूसरे को एम बिंदु, ये देखिए ये एम बिंदु, इस एम बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये साम्य का निर्माण, ये साम्य की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है साहब, आगे जाते हैं। देखिए, प्रारंभिक संतुलन बिंदु एम है जहां पर वस्तु की मात्रा OQ है। यदि किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा कारण उत्पन्न हो जाए कि जो पूर्ति है वो पूर्ति हमारी घटकर OQ1 हो जाती है, जैसा आप रेखा चित्र में देख रहे हैं। पुनः उस रेखा चित्र की तरफ आपको फिर से ले चलता हूं। देखिए, जैसा प्रारंभिक जो साम्य है वो एम बिंदु पर है, जैसा कि आप उसमें देख पा रहे हैं, एम बिंदु पर साम्य या संतुलन की स्थिति है। यदि किसी कारणवश इसमें साम्य की स्थिति में बदलाव होता है और पूर्ति जो है साहब उसमें परिवर्तन या बदलाव हम देखते हैं। पूर्ति या परिवर्तन में बदलाव, यानी यदि हमारी पूर्ति है वो घटकर OQ से OQ1 या OS1 हो जाती है, तो मांग जो कि अपने पूर्व स्तर पर बनी हुई है, एक बार पुनः देखिए, यहां देखिए इस रेखा चित्र में देखिए, प्रारंभिक OQ घटकर OQ1 या OS1, ऐसी स्थिति में जबकि पूर्ति घट गई है किंतु मांग अपने पहले के स्तर पर ही बनी हुई है। अब इस स्थिति में साम्य या संतुलन की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि इन दोनों चरों में से, यानी मांग और पूर्ति में से दोनों चर एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो जैसे ही जो पूर्ति का स्तर है वो कम होता है और मांग अपने पूर्व स्तर पर बनी रहती है, तो नवीन साम्य संतुलन की स्थापना के लिए सब कीमतें बढ़कर OP से OP1 हो जाती हैं। जैसा हम पुनः एक बार रेखा चित्र में फिर से देखते हैं। ये देखिए, कीमतें OP से बढ़कर OP1 के स्तर पर पहुंच गई हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ति जो है वो घट गई है और मांग अपने पूर्व स्तर पर है। मांग के पूर्व स्तर पर रहने और पूर्ति के कम हो जाने के कारण यह प्रभाव नजर आता है कि कीमतें OP से बढ़कर OP1 हो जाती हैं। ये कीमतों का जो बढ़ना है साहब, ये जो कीमतें OP से बढ़कर OP1 हुई, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन विक्रेताओं के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, उत्पादक के लिए या विक्रेता के लिए एक प्रेरणा तत्व का ये काम करती है और कीमतों के बढ़ जाने के कारण विक्रेता अधिक लाभ कमाने या अपने उत्पादन को बाजार में ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए प्रोत्साहित होता है और उसके द्वारा पूर्ति बढ़ाकर S2 स्तर पर कर दी जाती है। यानी अब उत्पादक के द्वारा या विक्रेता के द्वारा जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं साहब, देखिए जैसे ही कीमतें बढ़ी, पूर्ति S2 स्तर पर चली गई। पहले OS स्तर पर कम थी, जैसे ही कीमतें बढ़ी विक्रेता के द्वारा पुनः पूर्ति की जो स्थिति है
या पूर्ति जो है उसे बढ़ा दिया जाता है और बढ़ाकर उसे OS2 कर दिया, S2 के स्तर पर कर दिया जाता है। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, जैसे ही पूर्ति बढ़ती है वैसे ही कीमतें पुनः घटती हैं और वो अपने नवीन स्तर, जैसा आप रेखा चित्र में फिर से देखें एक बार कि अपने नवीन स्तर OP2, कीमतें बढ़ी, कीमतें घटी, और जैसे ही कीमतें घटी साहब, जैसे ही कीमतें घटी वैसे ही विक्रेता के द्वारा पुनः पूर्ति जो है वो कम कर दी जाती है और पूर्ति OS3 स्तर पर आ जाती है। ये पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि साम्य या संतुलन पुनः M बिंदु या केंद्र के जो मध्य बिंदु है वहां तक वापस नहीं चला जाता या अपने पूर्व साम्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये M बिंदु से जो प्रक्रिया चली और पुनः M बिंदु पर आकर जो प्रक्रिया रुक गई, ये जो पूरा विश्लेषण है, ये विश्लेषण ही गत्यात्मक या प्रायोगिक विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो सब हमने बात करी कि हमारा जो स्थिर मकड़जाल की स्थिति है वो किस तरीके की होती है। अब हम बात कर रहे हैं साहब अस्थिर मकड़ जाल की। ये रेखा चित्र आपके सामने है, एक बार रेखा चित्र का अवलोकन करें, रेखा चित्र को देखने की कोशिश करें। देखिए, रेखा चित्र को समझने की कोशिश करें। यह मकड़ जाल की वह स्थिति है जिसमें यदि एक बार किसी तरीके से संतुलन भंग हो जाए या असंतुलन उत्पन्न हो जाए तो सब पुनः संतुलन की संभावना इसमें नहीं रहती, इसलिए इसे अस्थिर मकड़ जाल कहते हैं। इसे नानाविध संतुलन भी कहा जाता है। नानाविध संतुलन का मतलब है बार बार नए नए संतुलनों का निर्माण होना, किंतु पुनः वापस उसी स्थिति में या उसी साम्य पर पहुंच पाना असंभव हो जाता है। यही अस्थिर मकड़ जाल कहलाता है। इस स्थिति में, जहां स्थिर मकड़ जाल की स्थिति में हमने देखा कि वहां पूर्ति वक्र का ढाल अधिक होता है मांग वक्र की अपेक्षा, यहाँ पर पूर्ति वक्र की तुलना में मांग वक्र का ढाल अधिक तीव्र होता है, जिससे मांग और पूर्ति में कभी समायोजन, सामंजस्य या संतुलन नहीं बन पाता है और कीमत जो है वो अपने संतुलन के स्तर से आगे और आगे और आगे चलती चली जाती है और पुनः साम्य की स्थापना या उसी प्रारंभिक बिंदु पर आना संभव नहीं हो पाता है। जैसा हम देख रहे हैं, प्रारंभिक साम्य संतुलन M बिंदु पर होता है, किंतु यदि किसी कारणवश पूर्ति घटकर OQ1 हो जाती है। देखिए, वापस हम रेखा चित्र की ओर चलते हैं और रेखा चित्र से जानने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक साम्य M बिंदु, प्रारंभिक मात्रा OQ, यदि किसी कारणवश की जो है पूर्ति घटकर कम हो जाती है, ठीक है, OS1 के स्तर पर आ जाती है, तो अब इसमें क्या स्थितियां विद्यमान होती हैं, बनती हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे ही पूर्ति घटकर OQ1 हो जाती है, जैसे ही पूर्ति घटेगी तो सबसे पहला दबाव या प्रभाव जो है साहब वो कीमत स्तर पर देखने को मिलता है और कीमतें जो है बढ़कर OP1 हो जाती है और इन कीमतों के बढ़ने के कारण पूर्ति का जो स्तर है विक्रेता क्योंकि इससे प्रभावित होता है और प्रभावित होकर अपनी पूर्ति को बढ़ाकर OS2 कर देता है। किंतु इसमें जो देखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि साहब जब पूर्तियां बढ़ जाती हैं तो पूर्तियों के बढ़ जाने के पश्चात भी कीमतें जो हैं वो कम हो जाती, कीमतें जो है वो कम हो जाती, क्योंकि जैसे ही पूर्ति बढ़ती है तो ये तय बात है कि पूर्ति घटती है तो कीमतें बढ़ जाती है और पूर्ति बढ़ती है तो कीमतें कम हो जाती है। जैसा आप देख रहे हैं OP2 स्तर पर जो है
वो कीमतें आ गई हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि पूर्तियां पुनः घट जाएंगी और कीमत पुनः बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, कीमतों का घटना, कीमतों का बढ़ना, पूर्ति का घटना, पूर्ति का बढ़ना। किंतु जिस तरह स्थिर मकड़ जाल की स्थिति में एक साम्य संतुलन का निर्माण हो जाता है, पुनः उसी साम्य अवस्था पर हम पहुंच जाते हैं। उस साम्य अवस्था पर अस्थिर मकड़ जाल की स्थिति में पहुंच पाना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये स्पष्ट कर दिया, पहले ही ये बता दिया कि मांग वक्र का जो ढाल है वो पूर्ति वक्र के ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है, और वो ढाल का तीव्र होना उस सामंजस्य या संतुलन को निर्मित नहीं होने देता, पुनः बनने नहीं देता है, जैसा कि हमने रेखा चित्र में भी देखा। आज का ये जो हमारा विषय था, इस विषय में हमने व्यष्टि गत्यात्मक, पूर्व में हमने व्यष्टि स्थैतिक, व्यष्टि तुलनात्मक का विश्लेषण किया। आज हमने व्यष्टि गत्यात्मक विश्लेषण या प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में बात की। प्रायोगिक विश्लेषण जो है वो पूरी प्रक्रिया, मार्ग या उसके कारकों का अध्ययन है, प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य तक पहुंचने की जो दो तरीका होता है। मैं समराइज कर रहा हूं जो भी हमने पढ़ा, दोबारा उसको सारांश में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यानी प्रारंभिक साम्य से नवीन साम्य तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है या जो मार्ग है, उसके पीछे जो कार्य किए या जो भी चीजें उसके साथ में रही, उन सब का जो अध्ययन, विश्लेषण या मनन या अध्ययन जो है साहब, वो जो है वो गत्यात्मक या प्रायोगिक विश्लेषण कहलाता है। प्रायोगिक विश्लेषण को समझने, उस पूरी प्रक्रिया को समझने का जो सबसे अच्छा, आसान और सरल जो तरीका है वो है कोबवेब मॉडल या मक्कड़ जाल। ये मक्कड़ जाल हम दो तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो होता है साहब स्थिर मक्कड़ जाल और दूसरा होता है अस्थिर मक्कड़ जाल। स्थिर मक्कड़ जाल और अस्थिर मक्कड़ जाल के रेखा चित्रों के निर्माण में आने वाली कठिनाई से बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये ध्यान रखना है कि जब आप स्थिर वक्र जाल की स्थिति की बात करें तो आपका पूर्ति वक्र का जो ढाल है वो आपके मांग वक्र के ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र होना चाहिए। यानी पूर्ति वक्र का जो गिरने का स्तर है वो मांग वक्र के स्तर से कहीं अधिक तेजी से गिरने वाला होना चाहिए। और जब आप अस्थिर वक्र जाल की स्थिति की बात कर रहे हैं तो साहब वहां पर आपके मांग वक्र का जो ढाल है वो आपके पूर्ति वक्र के ढाल से कहीं अधिक तीव्र होना चाहिए। और ये स्थिर जो संतुलन है वो इस चीज को बतलाता है, स्थिर मक्कड़ जाल जो है वो स्थिर स्थिति को बतलाता है कि प्रारंभिक साम्य स्थिति में यदि किसी कारणवश या चरों में होने वाले परिवर्तन के कारण असाम्य या संतुलन उत्पन्न हो जाता है तो पुनः साम्य या संतुलन का निर्माण हो जाता है। किंतु अस्थिर मक्कड़ जाल की स्थिति में साहब इस तरीके की जो चीज है, यानी पुनः संतुलन की जो स्थापना है वो कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाती। पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से आपने इस विषय को सुना। मैं ये मानता हूं कि इस विषय के संबंध में आपकी जो जानकारी है, सामान्य जो जानकारी मैंने मेरे द्वारा यहाँ दी गई वो काफी उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।